नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ को हम टॉपिक वाइज के साथ एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। यानी पूरा उत्तराखंड जीके एक तो आपका टॉपिक वाइज और पूरा एमसीक्यू के रूप में। इसमें हमने विभिन्न टॉपिक्स को कवर किया है एमसीक्यू के साथ और ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखा है, उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम जिला परिचय को देख रहे थे। अभी तक हमने 8 जिलों को यहाँ पे कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के 9वें जिले को यहाँ पे कवर करेंगे। पौड़ी जनपद से पूछे जाने वाले आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय किस वर्ष श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था? देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था ये पहले श्रीनगर में था, क्योंकि आप जानते हैं पवार वंश की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में थी और इन्होंने पवारों से ही छीना था ब्रिटिश गढ़वाल। इसको हटाकर इन्होंने हेडक्वार्टर पौड़ी में लेकर आए 1840 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा। 1840 में ही पौड़ी जनपद का गठन करते हैं। पौड़ी जिले का गठन भी 1840 में होता है और 1840 में ही इसको ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे और बनता है। ये तो हमने ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर कब बना ये देखा। क्वेश्चन बनेगा, गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर पौड़ी को कब बनाया गया था? तो गढ़वाल मंडल ये आपके 1969 में बना और इसका हेडक्वार्टर पौड़ी 1969 में ही बना। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ब्रिटिश गढ़वाल 1840 में हेडक्वार्टर और गढ़वाल मंडल का 1969 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, पौड़ी जनपद की सीमा कितने जिलों से लगती है? देखिए, पौड़ी जिले की सीमा लगती है आपकी सर्वाधिक 7 जिलों से। इतने जिलों के साथ उत्तराखंड को कोई दूसरा जिला नहीं है जो इतने सारे जिलों को टच करता हो। तो पौड़ी सबसे ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है। कितने जिलों को ये टच करता है? 7 जिलों को टच करता है। इन 7 में से 5 जिले आपके गढ़वाल के हैं और 2 जिले आपके कुमाऊं के हैं। कुमाऊं के कौन कौन से हैं? तो कुमाऊं के 2 जो प्रमुख जिले हैं, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा, ये टच करते हैं पौड़ी को। गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का जो उत्तरकाशी जिला है, ठीक है, केवल ये टच नहीं करता, इसके अलावा गढ़वाल में जितने जिले हैं, चाहे आपका टिहरी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, सब पौड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला कौन है? उत्तरकाशी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। आज के वीडियो में हम पौड़ी से रिलेटेड 65+ एमसीक्यूज को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। तो पूरा जो आपका पौड़ी जिला है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, उसका रिवीजन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो साथ में आप एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? तो पौड़ी को हिल स्टेशन 1992 में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? देखिए, पौड़ी गढ़वाल या गढ़वाल का भी अगर हम प्रवेश द्वार की बात करें तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कोट द्वार को माना जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। जैसे गढ़वाल मंडल का प्रवेश द्वार कोट द्वार, उसी प्रकार कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है काठगोदाम को। एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोट द्वार के कुछ अन्य नाम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज भी कोट द्वार को कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, ग्रास्टिंगगंज टनकपुर का प्राचीन नाम है, लेकिन कोटद्वार का भी जो उपनाम है वो क्या है? ग्रास्टिंगगंज है। ठीक है, दूसरा, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं? तो स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड ये भी कोटद्वार को बोला जाता है। ठीक है, कोटद्वार के जो आसपास का इलाका है, बोला जाता है कि ये पहले मोर ध्वज के नाम से जाना जाता था। कई बार कहीं कहीं पर कोटद्वार का पुराना नाम भी मोर ध्वज बोला गया है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कोटद्वार जो है आपके ये है खो नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। और कोटद्वार के निकट स्थित है आपका कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम आपके मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये नदियां पूछी जाती हैं। कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो देखिए कोटद्वार को सड़क के माध्यम से लैंसडाउन के साथ वर्ष 1909 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। ठीक है, कब जोड़ा गया? 1909 में। 1901 में कोटद्वार को नगर का दर्जा दिया गया था। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो इसे नगर का दर्जा दिया गया उसके बाद कोटद्वार नगर का जो पहला मास्टर प्लान बनाया गया था बसाने का, वो के.सी. माथुर के द्वारा बसाया गया था या बनाया गया था, जो मास्टर प्लान था। ठीक है, तो नगर का दर्जा 1901 में, मास्टर प्लान के.सी. माथुर ने बनाया। ठीक है, 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया और 2017 में कोटद्वार नगर पालिका को नगर निगम बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पौड़ी जनपद का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पौड़ी उत्तराखंड में जितने जिलों में रेलवे है, रेल सेवा वहां पर मिलती है, उनमें सबसे कम अगर रेल हम बात करें, रेल पथ की बात करें तो पौड़ी में है। ठीक है, सर्वाधिक रेल कहां है? हरिद्वार में है और सबसे कम पौड़ी जनपद में है। पौड़ी जनपद में एकमात्र रेलवे स्टेशन है कोटद्वार। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। ठीक है, इस जो ये कोटद्वार रेलवे स्टेशन है इसका निर्माण 1889 और 90 के बीच में हुआ। और इस रेल को जो कोटद्वार रेल है और नजीबाबाद रेल, तो क्वेश्चन बनता है कोटद्वार और नजीबाबाद के मध्य में रेल लाइन कब बिछाई गई? तो ये आपके 1897 में बिछाई गई थी। इसको भी याद रखना है। ठीक है, स्टेशन 1889-90 में बना, रेल लाइन के साथ इसे नजीबाबाद के साथ 1897 में जोड़ा गया था। ठीक है, और 1901 में पहली बार ट्रेन कोटद्वार में आती है। ठीक है, जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो 1901 में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पौड़ी में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? देखिए पौड़ी जनपद के अंदर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो इनकी संख्या 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? चौबट्टा खाल है, कोटद्वार है, लैंसडाउन है, पौड़ी है, इसके अलावा श्रीनगर और यमकेश्वर। तो उत्तराखंड के अंदर यानी कि पौड़ी गढ़वाल के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कहां से विधायक है। जैसे हमने बात करी चौबट्टा खाल की, तो ये विधानसभा सीट भी पौड़ी में है। यहां से वर्तमान में सतपाल महाराज वो हैं, विधायक हैं। ठीक है, दूसरा कोटद्वार विधानसभा सीट, वर्तमान में जो विधानसभा की अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, वो कोटद्वार से विधायक हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। श्रीनगर भी एक विधानसभा सीट है पौड़ी के अंदर, धन सिंह रावत वो यहां से विधायक हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं इनकी विधानसभा सीटें। हमने बात करी विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6। अगर बात करें पौड़ी के अंदर विकास खंड कितने हैं, तो पौड़ी में विकास खंडों की संख्या 15 है। ठीक है, और तहसीलों की संख्या यहां पर 13 है। ठीक है, कमलेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? जो कमलेश्वर महादेव मंदिर है यह मंदिर आपके पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनता है पुत्रदाता के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कमलेश्वर महादेव मंदिर, और यह मंदिर आपके पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। इसी कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल पुष्पों के साथ भगवान शिव की पूजा करी थी, और जब उनको लगा कि एक कमल का फूल यहां पर कम है तो उन्होंने अपनी एक आंख यहां पर भेंट कर दी थी। ठीक है, तो इस मंदिर का नाम क्या है? कमलेश्वर मंदिर। तो इसीलिए इसका नाम कमलेश्वर मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। यहां पर 1000 कमल पुष्पों से भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज, कमलेश्वर मंदिर आपके श्रीनगर में है, और अगर आपसे पूछेगा कालेश्वर मंदिर कहां पर है, तो कालेश्वर मंदिर आपके लैंसडाउन में है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहां लगता है? तो काफी ये प्रसिद्ध मेला है। ऊपर हमने बात करी कमलेश्वर मंदिर की। ठीक है,
कमलेश्वर मंदिर पुत्रदाता मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यह मेला लगता है इसी मंदिर पे, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर में ही बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है और इस मेले को ही यहाँ पर मुख्य तौर पर पुत्रदाता के रूप में माना जाता है, ठीक है, कि अगर आप इस दिन यहाँ पे जाके पूजा करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है। ये मेला भी कहाँ लगता है? ये मेला आपके श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव मंदिर के वहां पे लगता है, ठीक है, मंदिर पर। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पे होगा, ठीक है। दो चीज आपको और याद रखनी है। एक तो आपको यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किसका है, ये पौड़ी गढ़वाल का है। दूसरी चीज, वन हमारे उत्तराखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैक्सिमम हरी जगह पर इसी प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खुले वन, एक होते हैं मध्यम सघन वन और एक होते हैं अति सघन वन, ठीक है। तो खुले वन होते हैं, मध्यम होते हैं और अति सघन वन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक खुले वन कहां पाए जाते हैं, तो पौड़ी गढ़वाल में। सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहां पाए जाते हैं? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। केवल जो अति सघन वन है ये सबसे ज्यादा नैनीताल में पाए जाते हैं। बाकी दोनों कैटेगरी, चाहे वो खुले वनों के बारे में पूछे चाहे आपसे मध्यम सघन वन पूछे, तो वो सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस स्थान पर नयार नदी और गंगा का संगम होता है? इसको नयार करना। देखिए, नयार नदी और गंगा ये दोनों अपनी सहायक नदियां हैं। इन दोनों का संगम आपके फूलचट्टी नामक जगह पर होता है, ठीक है। सतपुली के निकट एक जगह है ब्यास घाट। ब्यास घाट के फूलचट्टी नामक जगह पर नयार नदी गंगा नदी के साथ संगम कर लेती है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। नयार नदी आप सभी जानते हैं 2 नदियों के संगम से मिलकर बनी है। एक है पूर्वी नयार और एक है पश्चिमी नयार, ठीक है। इन दोनों नदियों का संगम सतपुली में होता है और ये दोनों नदियां आगे जाकर फूलचट्टी नामक जगह पर गंगा नदी के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। यानी सतपुली में पहले इन दोनों का संगम होता है, पूर्वी और पश्चिमी नयार का, तो नयार नदी बनती है और ये नयार नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, कर्ण आश्रम जो है यह आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जैसा हमने ऊपर देखा। कौन से पर्वतों के बीच में बसा हुआ है कर्ण आश्रम? तो कर्ण आश्रम आपके हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है कर्ण आश्रम। नदी तट पूछेगा तो यह मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। कालिदास ने कर्ण आश्रम को क्या बोला था? तो कालिदास के द्वारा कर्णाश्रम को किसलय प्रदेश बोला गया था? ऑप्शन सी हमारा यहां पे राइट आंसर होगा। कर्णाश्रम का वर्तमान नाम चौखा घाट भी देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। हालांकि अभी भी इसे ज्यादातर कर्णाश्रम के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। कालिदास ने इसे किसलय प्रदेश बोला था? कालिदास ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण करी थी और जो कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी रचना भी कालिदास ने इसी आश्रम में करी थी, ठीक है। जो राजा दुष्यंत हैं और शकुंतला, उनके प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है कर्ण आश्रम। यहीं पर राजा भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये क्वेश्चन बनता है, इनका जन्म कहां हुआ, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ स्थान कौन सा है? तो कर्ण आश्रम है। ये कोटद्वार के निकट पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, ठीक है। इसे कालिदास ने किसलय प्रदेश कहा था। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, कर्ण आश्रम के महत्व को दोबारा से स्थापित करने का जो प्रयास किया गया था वो स्वामी संपूर्णानंद के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। स्वामी संपूर्णानंद ये 1955 के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने कर्ण आश्रम का जो महत्व था उसे दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, लैंसडाउन से कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? देखिए, कर्मभूमि समाचार पत्र, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि ये आपके लैंसडाउन से आता था, ठीक है। और इसका प्रकाशन 1939 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो ये कर्मभूमि समाचार पत्र है इसे निकाला किसने था? तो इसे भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोनों का नाम याद रखेंगे, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया। भक्त दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो भक्त दर्शन का जन्म 1912 में पौड़ी में ही उनका जन्म होता है। भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? राजदर्शन,
ठीक है। और भक्त दर्शन ने ही अपने नाम से जातिवाचक शब्द हटा लिया था, जो जाति सूचक शब्द होता था उसे हटा दिया था। और जीवन भर खादी पहनने का व्रत भी किसने लिया था? भक्त दर्शन ने। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसीलिए इनके बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। भक्त दर्शन की एक काफी प्रसिद्ध किताब है जो बहुत बार पेपर में पूछी गई है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। किसकी किताब है? भक्त दर्शन की, ठीक है। अगर बात करें भैरवदत्त धूलिया की, तो उनका जन्म भी पौड़ी गढ़वाल में ही हुआ था। तो समाचार पत्र लैंसिडॉन से आता था, कर्मभूमि 1939 से। बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन वर्ष 1922 में कहां से किया गया था? देखिए, तरुण कुमाऊं, इसके संपादक कौन थे? बैरिस्टर मुकुंदलाल। और ये आपके 1922 में आना शुरू हुआ। कहीं कहीं पर तरुण कुमाऊं की डेट 1928 बताई गई है, जो कि गलत है। 1922 में आया था तरुण कुमाऊं, और यह भी आपके लैंसिडॉन से आता था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। लैंसिडॉन से एक पत्र और आता था जिसका नाम था हितैषी, ठीक है। तो हितैषी समाचार पत्र ये 1935 में शुरू हुआ। ये भी लैंसिडॉन से आता था और इसके संपादक थे पीतांबर दत्त पसबोला, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। कालो डांडा का नाम परिवर्तित कर लैंसिडॉन कब किया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लैंसिडॉन का प्राचीन नाम क्या था, या लैंसिडॉन का पुराना नाम क्या था, लैंसिडॉन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो लैंसिडॉन का प्राचीन नाम था कालो का डांडा, ठीक है। कालो डांडा का नाम लैंसिडॉन किया गया 1890 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का वॉइसरॉय उस समय कौन था? लैंसिडॉन उस समय भारत का वॉइसरॉय था। उसी के नाम पर कालो का डांडा का नाम क्या कर दिया गया? लैंसिडॉन कर दिया गया। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। लैंसिडॉन गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस भी है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस कहां है? लैंसिडॉन में स्थित है। यह भी आपको पूछा जाता है। अगर बात की जाए गढ़वाल रेजिमेंट को लेकर के, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स का ये कमांड ऑफिस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल रेजिमेंट की जो स्थापना की गई ये आपके 5 मई, डेट सहित आपको याद रखनी है, 5 मई 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है, ठीक है। ये स्थापना गढ़वाल की अल्मोड़ा में की जाती है। नवंबर 4 तारीख को 1887 में ही, उसी वर्ष में इसे अल्मोड़ा से हटाकर लैंसिडॉन में ला दिया जाता है। तो दोनों याद रखेंगे। गढ़वाल पलटन कब बनी थी? मई 1887 अल्मोड़ा में। इसे लैंसिडॉन में कब लाए? नवंबर 1887 में, ठीक है। एक और चीज, 1892 में इसे राइफल्स का खिताब दिया गया। 1921 में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल्स बोले जाने लगा, और आज़ादी के बाद इसे गढ़वाल राइफल बोले जाने लगा, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स का जो जय युद्ध घोष है वो क्या है? तो वो है जय बद्री विशाल, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं फिर से कहूंगा, हर क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करता हूं कि आपको जितने सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन से हम लिंक कर सकें, एक साथ कर लें, जिससे आपका रिवीजन भी साथ में हो सके और उस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं उनका कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो सके और आपको लिंक करके पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आपको मदद मिले। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको नहीं पता है वो उनको आप नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल में, लैंसिडॉन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक की स्थापना कब की गई थी? देखिए, लैंसिडॉन के अंदर जो गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक है इसकी स्थापना 1923 में करी गई थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। रॉलिंसन के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर करवाई गई थी, ठीक है। तो 1923 में ये बना, रॉलिंसन के द्वारा इसे बनाया गया था। एक और चीज पूछी जाती है लैंसिडॉन की सबसे पुरानी इमारत के बारे में। लैंसिडॉन की सबसे पुरानी इमारत है गढ़वाली मैस, ठीक है। जो गढ़वाली मैस है ये लैंसिडॉन की सबसे पुरानी इमारत है और इसका निर्माण 1888 में हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। लैंसिडॉन में एक चर्च भी है, एक गिरजाघर भी है जिसका नाम है सेंट मैरिज गिरजाघर। इस गिरजाघर का निर्माण ए यूम के द्वारा करवाया गया था। कब? 1895 में। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़
गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया है, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये आपसे पूछा गया था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है घूनी गढ़, ये कुमाऊं का हिस्सा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध शिव प्रसाद डबराल का कर्मस्थली कहाँ है? देखिए, शिव प्रसाद डबराल, इनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहते हैं। शिव प्रसाद डबराल की तुलना बाण भट्ट के साथ की जाती है। बाण भट्ट कौन है? हर्षवर्धन का दरबारी कवि, तो उसके साथ तुलना की जाती है शिव प्रसाद डबराल की। इनकी कर्मस्थली की बात करें तो दुगड्डा इनकी कर्मस्थली रही है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा। शिव प्रसाद डबराल का जन्म 1912 में होता है। पौड़ी गढ़वाल में ही इनका जन्म होता है। इनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, घुमक्कड़ी स्वभाव था इनका, जिस कारण इनको चारण बोला गया। तो यह भी पेपर में पूछा गया है। शिव प्रसाद डबराल की तुलना बाण भट्ट से होती है, जैसे मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन याद रखना है, एक पंवार शासक है प्रद्युमन शाह। ठीक है, आप सभी जानते हैं, हमने इनके बारे में लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। प्रद्युमन शाह के शासन को कुशासन बोला था शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला एकमात्र राजा है प्रद्युमन शाह। ठीक है, उसके शासन को कुशासन किसने बोला? शिव प्रसाद डबराल ने बोला। एक तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात जो इनसे आपको याद रखनी है, शिव प्रसाद डबराल की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे उत्तराखंड यात्रा दर्शन, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी किताब है? शिव प्रसाद डबराल की। इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास लिखा है 12 खंडों में, तो यह भी पेपर में पूछा गया है। तो किताबों के नाम नोट करते हुए चले। उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, टिहरी का इतिहास, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, अतीत स्मृति, संघर्ष समिति, गढ़वाली मेघदूत, अलकनंदा उपत्यका, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं शिव प्रसाद डबराल की हैं। ठीक है, राष्ट्र रक्षा काव्य, वह भी इन्हीं की रचना है। दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो दुगड्डा है यह आपके लंगूर और सिलगाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, बसा हुआ है दुगड्डा, याद रखेंगे, पूछा जाता है। दुगड्डा बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो दुगड्डा को पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, दुगड्डा को इन्होंने अपने खेत पर बसाया था और अब तो काफी ज्यादा विस्तार दुगड्डा का हो चुका है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में इन्होंने बसाया था धनीराम मिश्र ने। दुगड्डा को लेकर एक और क्वेश्चन बनता है, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था? तो दुगड्डा का प्राचीन नाम था नाथोपुर। यह भी आपको याद रखना है, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है? नाथोपुर। दुगड्डा में शहीद मेला लगता है। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई थी? तो भवानी सिंह रावत के द्वारा दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करवाई गई थी। ठीक है, पौड़ी जेल का निर्माण कब किया गया था? देखिए, पौड़ी जेल, इसका निर्माण 1821 में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही आंसर होगा। दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं, इनमें से कौन सी नदी उन 5 में शामिल नहीं है? देखिए, दूधातोली श्रृंखला, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, ठीक है, और ये दूधातोली श्रृंखला आपके पौड़ी में है। इसके अलावा इसका फैलाव चमोली में है और इसका फैलाव अल्मोड़ा में भी है। ठीक है, तो फैलाव आपको याद रखना है कहां कहां पर है? इन 3 जनपदों में है। यहां से आपकी 5 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी वो 5 नदियां हैं? एक है आपकी वुनो नदी, एक है आपकी आटागाड़, एक है आपकी पश्चिमी नयार, इसके अलावा एक है आपकी पूर्वी नयार। ये 4 नदियां हो गई। 5वीं नदी है पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा नहीं है, पश्चिमी रामगंगा यहां से आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी रामगंगा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पश्चिमी वाली आती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, पौड़ी के पर्वतीय भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पौड़ी का जो पर्वतीय इलाका है यहां पर राठी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन डी। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध आपके पश्चिमी रामगंगा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, पूर्वी रामगंगा पे टिक मत करना, पूर्वी रामगंगा आपके पिथौरागढ़ की साइड में बहती है। ठीक है, कुमाऊं में बहती है। हम बात कर रहे हैं गढ़वाल की। तो पश्चिमी रामगंगा के ऊपर बना हुआ है कालागढ़ बांध, इसीलिए इसे कई बार रामगंगा बांध भी कह लेते हैं। तो आपको याद करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आयोग इसे इसी तरीके के ऑप्शन दे सकता है कि बताइए पूर्वी है या पश्चिमी है।
ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा पर बना है कालागढ़ बांध। इस बांध की ऊंचाई 126 मीटर है और यह बना है पश्चिमी रामगंगा पर। पश्चिमी रामगंगा को राट वाहिनी या रथ वाहिनी बोला जाता है, ठीक है। स्कंद पुराण में इसे राट वाहिनी या रथ वाहिनी बोला गया है। एक तो आपको यह याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। जो ये पश्चिमी रामगंगा है, ऊपर हमने देखा ये दूधातोली श्रृंखला से आती है। कालागढ़ में इसके ऊपर बांध बना है और कालागढ़ से ही ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे बिरमा, बीनो और गागस। ये किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पौड़ी स्थित चीला परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए, चीला परियोजना ये आपके पौड़ी में है और ये आपके गंगा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं की बात करें तो एक आती है दुनाव जल विद्युत परियोजना और एक आती है दुजाव जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जो दुनाव जल विद्युत परियोजना है यह आपके पूर्वी नयार नदी के ऊपर बनी हुई है और जो दुजाव जल विद्युत परियोजना है ये आपके पश्चिमी नयार नदी के ऊपर बनी हुई है। ये दोनों की दोनों, दुनाव और दुजाव, पौड़ी गढ़वाल में आती हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। दुनाव पूर्वी नयार नदी, दुजाव पश्चिमी नयार नदी, ठीक है। एक और परियोजना है जो है मरोड़ा परियोजना। ये आपके नयार नदी, आपको इसका याद रखना है, ठीक है। नयार नदी पर ये बनी हुई है। ये सारी की सारी आपकी पौड़ी में है। उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर बना है? जो उत्सायु बांध परियोजना है यह आपके पौड़ी में ही है, ठीक है। और यह आपके अलकनंदा नदी पर बनी हुई है, ठीक है। यह परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा पर। धारी देवी मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? जो धारी देवी मंदिर है यह आपके अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो धारी देवी मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा के तट पर है। इसी मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है इस मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भी बदलाव होता है। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि गुजरते दिन के साथ किस मंदिर की मूर्ति में बदलाव होता है? यह होता है धारी देवी मंदिर। यह आपके पौड़ी के श्रीनगर में है और अलकनंदा के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? जो राजराजेश्वरी देवी हैं इनका जो प्राचीन मंदिर है ये आपके देवलगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। यहां पर इस मंदिर की स्थापना कहा जाता है अजयपाल के द्वारा करवाई गई थी। देवलगढ़ में यह मंदिर स्थित है। अजयपाल ने देवलगढ़ को राजधानी कब बनाया था? परमार वंश की राजधानी ये बनाया था 1512 में, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसके अलावा एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि सोम का भांडा ये कहां पर है? तो ये भी आपके देवलगढ़ में स्थित है, ठीक है। पूछा जा सकता है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2009 में दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। बात करेंगे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय बना कब था। यह बना था आपके 1973 में, क्योंकि हम जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय हो चाहे कुमाऊं विश्वविद्यालय हो दोनों एक साथ बने थे 1973 में। 1989 में इस विश्वविद्यालय का नाम, जो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इसका नाम HNB के नाम पर रख दिया गया था, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा इसका नाम कर दिया गया था। कब? 1989 में। और इसके 20 साल के बाद यानी 2009 में 15 जनवरी को जो ये HNB विश्वविद्यालय था इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम हो गया हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पूछा जाएगा स्थापना आप बताएंगे 73, HNB का नाम कब मिला आप बताएंगे 1989 और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला तो आप बताएंगे सन 2009 15 जनवरी, ठीक है। एक और चीज गढ़वाल विश्वविद्यालय को लेकर आपसे पूछी जाती है कि राज्य की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो राज्य की पहली महिला कुलपति, उनका नाम था सुशीला डोभाल, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी थी 1977 में। और किसी भी विश्वविद्यालय की कुलपति बनने वाली वो उत्तराखंड की पहली महिला है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा कुंड पौड़ी में स्थित है?
तो इनमें से कौन सा कुंड है जो पौड़ी में है? राइट आंसर है ताराकुंड, आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। इसके अलावा हाथी कुंड, ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। अगर हम जलप्रपातों की बात करें तो भानुमती जलप्रपात, ये आपके पौड़ी में है। ठीक है, ताल, अगर हम उनकी बात करें तो एक प्रसिद्ध ताल जो पेपर में पूछा गया था, दुग्ध ताल, ये भी आपके पौड़ी में है। रमेशपुर झरना, चूनाधार झरना, ये सारे के सारे आपके पौड़ी गढ़वाल में ही पड़ते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, प्रदूषण मुक्त पर्यटन स्थल, शांत पर्यटन स्थल, ये पेपर में पूछा गया है, तो खिरसू आपके पौड़ी में ही पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए, तीलू रौतेली के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, जो हमारी बीएस नेगी वन लाइनर वाली सीरीज है। तीलू रौतेली का जन्म आपके गुराड़ गांव में होता है, पौड़ी में ये गांव पड़ता है, और इसी गांव में तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो 8 अगस्त 1661 में तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 8 अगस्त को तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है, और ये आपसे पूछा जा सकता है, बताइए तीलू रौतेली जयंती कब मनाते हैं? 8 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 अगस्त 1661 में तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। ठीक है, इनको लेकर क्या कहानी है? तीलू रौतेली को लेकर के आप सभी जानते हैं, जो कत्तूरी थे वो गढ़वाल की सीमा के अंदर आकर लूटपाट करते रहते थे, उनको खदेड़ने का काम किसने करा था? तीलू रौतेली ने करा था। ठीक है, गढ़वाल की झांसी की रानी इनको बोला जाता है। इनको गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी इनको जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बीरों खाल में इनकी समाधि है, और इनकी एक बड़ी सी प्रतिमा भी यहां पर स्थापित है, इसे भी आपको याद रखना है। तीलू रौतेली सम्मान, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इनके नाम से 2 प्रमुख चीजें आपको याद रखनी है। पहला, तीलू रौतेली सम्मान, इसकी शुरुआत सन 2006 में करी गई, और दूसरी है जो कुछ दिन पहले ही हमने देखी विंसर वाली सीरीज में, तीलू रौतेली पेंशन योजना, उसे शुरू किया गया था 2014 में। ये दोनों याद रखना है, तीलू रौतेली सम्मान और तीलू रौतेली पेंशन योजना। ठीक है, चलिए, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? यह क्वेश्चन हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया था। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही आंसर होगा। बेलू और देवली, ये तीलू रौतेली की जो सहेलियां थी, इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने भी काफी योगदान दिया था तीलू रौतेली के साथ युद्धों में, चाहे उनकी सहेली हो चाहे उनकी घोड़ी हो। ठीक है, तीलू रौतेली का मेला ये रिखड़ी खाल में लगता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीलू रौतेली की हत्या किसने कर दी थी? तो रामू रजवार करके एक कत्तूरी सैनिक था। ठीक है, क्योंकि कत्तूरियों को ही इसने खदेड़ा था, गढ़वाल की सीमा से हटाया था, तो कत्तूरी सैनिक था एक जिसका नाम था रामू रजवार। ठीक है, इसने तीलू रौतेली की हत्या धोखे से कर दी थी। ठीक है, कहां पर करी थी? तो पूर्वी नयार नदी के तट पर। ठीक है, पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर। बेसिकली वो यहां पर आराम कर रही थी तीलू रौतेली, वो नहा रही थी यहां पर, और धोखे से इस कत्तूरी सैनिक ने उनकी हत्या कर दी थी। तो कहां पर थी वो? पूर्वी नयार नदी के तट पर थी। ठीक है, चलिए, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो श्रीनगर है आपका, यहां अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है श्रीनगर। श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली भी कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। जैसे दिल्ली कई बार उजड़ी फिर से बसी, उसी प्रकार श्रीनगर भी कई बार उजड़ा और फिर से बसा। श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्म क्षेत्र है। इसके अलावा श्रीनगर को श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, कनिंगम जो है, कनिंगम मानते हैं कि श्रीनगर की स्थापना 1358 में हुई थी। इसे भी आपको याद रखना है कि कनिंगम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 1358। अजय पाल ने श्रीनगर को पंवार वंशी राजधानी बनाया था 1517 में, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि आयोग ने 1515 आंसर इसका दिया था, लेकिन जो मैक्सिमम बुक्स हैं आपकी, उनमें आपको 17 को ही पहले रेफरेंस देना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आप इसकी तरफ देख सकते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? तो श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान था यह ई पो के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इसका पूरा नाम ही है पो। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था जब हमने लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को कवर किया था कि पो का पूरा नाम क्या है? इसका नाम ही पो है। ठीक है, ई पो।
शंकर मठ कहाँ स्थित है? देखिए जो शंकर मठ है ये आपके श्रीनगर में स्थित है, यानी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा होता शंकर गुफा कहाँ पर है, ये क्या है शंकर मठ, अगर पूछा होता शंकर गुफा कहाँ पर है तो वो आपके देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग है। शंकर गुफा देवप्रयाग, शंकर मठ श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, श्रीयंत्र गोली कांड कब हुआ था? देखिए श्रीनगर जो आपका ये श्रीयंत्र गोली कांड है ये यहीं पर आपके हुआ था श्रीनगर में, क्योंकि यहीं पर आपका श्रीयंत्र शिला स्थित है जिसे श्रीयंत्र टापू भी कहते हैं, तो यहीं पर वो गोलीकांड हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1995 में श्रीयंत्र गोलीकांड हुआ था 10 नवंबर को। ठीक है, 10 नवंबर की डेट आपको याद रखनी है, ये श्रीयंत्र गोलीकांड हुआ था। इसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद यहां पर हो गए थे, तो उनका नाम भी याद रखना है। श्रीयंत्र गोलीकांड की एक तो आपसे डेट पूछी जाती है और दूसरा शहीद कौन कौन हुए थे, तो यहां पे राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल। ठीक है, उत्तराखंड के जो अदर गोलीकांड है कई बार हम उनको रिवाइज कर चुके हैं, जैसे खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ। ठीक है, मुजफ्फरनगर गोलीकांड आपके 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। ठीक है, जो मसूरी गोलीकांड है वो आपके 2 सितंबर 1994 को हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गोलीकांड जो आपको पता होने चाहिए। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान यह आपके श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक तो आपको ये याद रखना है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है? श्रीनगर में है। एक पूछा जाता है प्रसिद्ध मार्केट है गोला बाजार, तो प्रसिद्ध गोला बाजार कहाँ है? ये भी आपके श्रीनगर में स्थित है। एक पूछा जाता है आपसे जो राज्य का कर भवन है, ठीक है, राज्य कर भवन ये कहां पर है? तो ये भी आपके श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है मौला राम की चित्र संग्रहालय, मौला राम की जो आर्ट गैलरी है वो कहां पर है? तो मौला राम की आर्ट गैलरी भी श्रीनगर में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्रीनगर से पूछे जाते हैं सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, पूछा जाता है बताइए मौला राम चित्र संग्रहालय कहां है? तो श्रीनगर में है। अब क्योंकि हमने मौला राम का नाम लिया है तो दो बातें उसकी भी कर लेते हैं। मौला राम का जन्म 1743 में हुआ था, श्रीनगर में ही उसका जन्म हुआ था और 1833 में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आप जानते हैं इसी बीच में 1815 में जो पंवार राजा थे उनकी राजधानी चेंज हो गई थी, लेकिन जो मौला राम था वो श्रीनगर में ही रहा था। ठीक है, तो उसकी आर्ट गैलरी श्रीनगर में ही रहेगी। जो एक राजकुमार थे प्रीतम शाह उनका नाम था, वो मौला राम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे। तो इनको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। मौला राम के पिता का नाम बंगत राम था, मौला राम की माता का नाम रमा देवी था, मौला राम के गुरु का नाम राम सिंह था और मौला राम के वंशज सुनार थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं। मौला राम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदीलाल को है। नेक्स्ट है श्रीनगर में हिमालय पुरातत्व एवं निरवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? जो हिमालय पुरातत्व एवं निरवंशीय संग्रहालय है ये आपके श्रीनगर में है और इसकी स्थापना करी गई थी 1980 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक और चीज आपको याद रखनी है, ये तो श्रीनगर में है, एक और चीज एक है आपका NIT, ये भी श्रीनगर के सुमाड़ी में है और इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी श्रीनगर में है और 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। श्रीनगर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर, इसकी स्थापना श्रीनगर में हुई थी सन 2008 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। शुरुआत में इसके आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम नहीं था, इनका नाम इस कॉलेज के आगे 2015 में जोड़ा गया था। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो GB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपके पौड़ी के घुड़दौड़ी में स्थित है। गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो गणदेश समाचार पत्र ये आपके कोटद्वार से आता था।
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। गर्दे समाचार पत्र 1928 में आना शुरू हुआ। कृपाराम मिश्र के द्वारा इस पत्र को निकाला गया था। ठीक है, एक तो आपको इनका नाम याद रखना है। कोट द्वार से कुछ और इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं आती थी जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे पूछेगा आपसे संदेश नामक पत्र कहां से आता था, ये कोट द्वार से आता था, 1940 में शुरू हुआ, हरिराम मिश्र चंचल ने इसको निकाला था। ठीक है, एक और समाचार पत्र जो कोट द्वार से आता था जिसका नाम है गढ़ गौरव। ठीक है, गढ़ गौरव समाचार पत्र ये 1975 में शुरू हुआ, कुंवर सिंह ने इसको निकाला था। अगर हम पौड़ी से ही आने वाले अदर पत्रों की बात करें, जैसे दुगड्डा से आपका जो आपका राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र है, ये दुगड्डा से आता था, 1972 में शुरू हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर ज्वाला ये भी दुगड्डा से आता था, 1964 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालिनी सभ्यता के खंडर किसकी पुस्तक है। तो मालिनी सभ्यता के खंडर यह किताब है ललिता प्रसाद नैथानी की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ललिता प्रसाद नैथानी की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली किताब मालिनी सभ्यता के खंडर, दूसरी किताब है इनकी कनाश्रम। ठीक है, ये किताब किसकी है, ललिता प्रसाद नैथानी की। तीसरी किताब इनकी है गढ़वाल भाबर तब और अब, ये किसकी है, ये भी ललिता प्रसाद नैथानी। और चौथी प्रमुख किताब है इनकी गढ़वाली चित्रकला शैली, ये किताब भी किसकी है, तो ये किताब भी ललिता प्रसाद नैथानी की है। तो चारों किताबें कौन कौन सी हैं, फिर से रिपीट करते हैं, मालिनी सभ्यता के खंडर, कन आश्रम, गढ़वाली चित्रकला शैली और गढ़वाल भाबर और तब, ये सारी रचनाएं, चारों की चारों रचनाएं ललिता प्रसाद नैथानी की हैं। इनका जन्म भी पौड़ी में होता है, जो नैथड़ा गांव है दुगड्डा के नज़दीक, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ललिता प्रसाद नैथानी की इन सारी किताबों के अलावा इन्होंने एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था कोट द्वार से। ठीक है, वो पेपर में पूछा गया है। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था 1956 में जिसका नाम है सत्यापथ। ठीक है, तो सत्यापथ समाचार पत्र इन्होंने निकाला कोट द्वार से 1956 में। ठीक है, दनगल मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। तो दनगल मेला ये आपके सतपुली में लगता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। किस अवसर पे दनगल मेले का आयोजन होता है, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर दनगल मेला लगता है। कहाँ लगता है, पौड़ी के सतपुली में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है, तो भुवनेश्वरी देवी मेला, ध्यान रखना भुवनेश्वरी महिला आश्रम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भुवनेश्वरी महिला आश्रम आपके टिहरी में है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ भुवनेश्वरी देवी मेला की। यह मेला आपके पौड़ी में लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, टिहरी में एक मंदिर है जिसका नाम है चंद्रबदनी मंदिर। कहाँ है ये, टिहरी में है। इस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ बोला गया है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेला पूछेगा तो पौड़ी, एक मंदिर है टिहरी के अंदर जिसका नाम है चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ बोला गया है और इसी मंदिर में पशु बलि को समाप्त करवाया था स्वामी मनमंथन के द्वारा। ठीक है, स्वामी मनमंथन ने ही टिहरी के अंदर भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी 1977 में, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाएगा। केशवराय मठ कहाँ स्थित है, तो केशवराय मठ आपके श्रीनगर में है। कहा जाता है इसका निर्माण 1625 में महीपति शाह के द्वारा करवाया गया था। महीपति शाह को, जिसने इस केशवराय मठ का यहाँ पर स्थापित करवाया था, मुगल लेखकों के द्वारा एक नाम दिया गया था महीपति शाह को। वो क्या नाम दिया गया था, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, क्योंकि शाहजहां का राज तिलक हो रहा था और महीपति शाह नहीं गया था, तो मुगल लेखकों ने एक नाम दिया था। कमेंट बॉक्स में आपने उसका नाम बताना है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजा को इस नाम से नाम दिया गया था, बताइए। ठीक है, पौड़ी में राहु देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। जो राहु देवता का मंदिर है ये आपके पौड़ी के पैठानी गांव में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पौड़ी स्थित रांसी स्टेडियम का शिलान्यास किसने किया था। तो रांसी स्टेडियम एशिया का दूसरा सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। पहला वाला मैं हर बार कहता हूं धर्मशाला है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है रांसी स्टेडियम और
इसका शिलान्यास करा था हेमवती नंदन बहुगुणा ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कब किया था? 1975 में। हम जानते हैं 1973 से लेकर 1975 तक यूपी के सीएम कौन थे? एचएनबी। पौड़ी किस पहाड़ी की ढाल पर बसा है? जो पौड़ी है आपका, ये कंडोलिया की पहाड़ी की ढाल पर बसा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो कंडोलिया देवता को गढ़वाल में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है या इनको माना जाता है। ठीक है, तो कंडोलिया देवता को न्याय का देवता गढ़वाल में मानते हैं और कंडोलिया की पहाड़ी की ढाल पर पौड़ी बसा हुआ है। ठीक है, इनमें से क्या पौड़ी जनपद में स्थित है? इनमें से कौन सी चीज है जो पौड़ी जनपद के अंदर है? सही आंसर है झिलमिल गुफा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में करवा रहा हूं ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होते हुए चले। झिलमिल गुफा ये आपके पौड़ी में है, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र ये आपके हरिद्वार में है और झिलमिल ताल ये आपके चंपावत में है। तीनों याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झिलमिल गुफा, पौड़ी, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र 2005 में ये बना था हरिद्वार, और झिलमिल ताल जिसे गोल आकृति वाला ताल कहते हैं ये आपके चंपावत में है। ठीक है, पौड़ी स्थित खरारी घाटी किस खनिज का उत्पादक क्षेत्र है? तो खरारी घाटी ये पौड़ी में है और ये आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? देखिए, सोना नदी वन्यजीव विहार ये क्वेश्चन बनता है कहाँ है? तो ये आपके पौड़ी में है। इसका गठन किया गया था 1987 में। मैंने आपको बताया भी था 7 से 87, 7 से सोना आपको याद करना है। ठीक है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए, पानी राखो आंदोलन ये चलाया था सच्चिदानंद भारती ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कब चलाया था? तो 1989 के समय इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। कहीं पर इसकी डेट 1980 भी मिलती है, वो आपको याद नहीं रखनी है। पहला रेफरेंस आपको 89 को ही देना है। ठीक है, जो सच्चिदानंद भारती हैं इन्होंने पानी राखो आंदोलन पौड़ी के उफरेखाल गांव में चलाया था। इन्हीं के द्वारा एक संस्था है जिसका नाम है दूधातोली लोक विकास संस्थान। इसका गठन भी किसने किया था? सच्चिदानंद भारती ने 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरू आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? गुजरू आंदोलन जिसे गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल का बारदोली किसको कहते हैं? गुजरू आंदोलन को कहते हैं और इसके प्रेरणता थे राम प्रसाद नौटियाल। ठीक है, यह ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए गुजरू आंदोलन के नेता कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राम प्रसाद नौटियाल इसके नेता थे। गुजरू को गढ़वाल का बारदोली भी कहते हैं। गुजरू आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहते हैं और उत्तराखंड का बारदोली भी सल्ट को कहते हैं। ठीक है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था? देखिए, पेशावर कांड का नायक किसे बोला जाता है? चंद्र सिंह गढ़वाली। ये एक बहुत बार क्वेश्चन पेपर में बना है। ठीक है, इनका जन्म पौड़ी के मासो गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 1891 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा। पेशावर कांड के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो अब हम उसके पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बिल्कुल बुलेट नोट्स में यहाँ पे बताऊंगा। पेशावर कांड आपके 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को किस्सा खानी बाजार पेशावर में ये कांड हुआ था। वहां पे आंदोलनकर्ता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं। संबंधित ब्रिटिश कमांडर कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कैप्टन रिकेट। ठीक है, जो इनको गिरफ्तार जब कर दिया गया था चंद्र सिंह गढ़वाली को, इनका केस किसने लड़ा था? इनका केस लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। इनको कितने साल की सजा हुई? 11 वर्ष 3 महीने 18 दिन की सजा इनको हुई थी। ठीक है, 1930 में पेशावर कांड होता है, 11 साल की सजा हो जाती है। 1941 में ये जेल से बाहर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस रेजिमेंट से था? तो 2/18 गढ़वाल राइफल से ये संबंधित थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रेरणता स्रोत कौन थे? तो इनके प्रेरणता स्रोत भजन सिंह थे। याद रखेंगे, जब इनकी ये जो घटना यहां पर हुई, पेशावर कांड हुआ, तो पूरे देश में 23 अप्रैल को ये जो घटना हुई थी पेशावर कांड की,
गढ़वाली दिवस के रूप में किसने मनाने के लिए कहा था? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुलेट नोट्स में मैंने आपको बताए जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन गढ़वाली को लेकर जो बहुत बार पूछा गया है, इनके नाम पर चल रही योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002, ठीक है। देवज्ञ उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देवज्ञ उपनाम से मुकुंदराम बर्थवाल को जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो मुकुंदराम बर्थवाल हैं, इनका जन्म भी पौड़ी में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों की रचना करी है। क्वेश्चन बनता है, राज्य के किस व्यक्ति ने 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों की रचना करी है? तो वो हैं मुकुंदराम बर्थवाल, जिनको देवज्ञ के उपनाम से जाना जाता है। मुकुंदराम बर्थवाल को अभिनव बारहमीर की उपाधि भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान के द्वारा दी गई थी। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अनिल प्रकाश जोशी द्वारा हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? जो ये इतना बड़ा नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको शॉर्ट में कहते हैं हेस्को, ठीक है। तो हेस्को की स्थापना आपसे पूछी जा रही है। हेस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी, और इन्होंने हेस्को की स्थापना 1979 में करी थी, ठीक है। हेस्को को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो HESCO इसको लिखा जाता है। फुल फॉर्म की बात करें तो हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका गठन इन्होंने 1979 में किया था। यह देहरादून में स्थापित है, ठीक है। अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनके द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया था अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा, जिसका नाम है गांव बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो गांव बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? अनिल प्रकाश जोशी ने, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक आंदोलन है बीज बचाओ आंदोलन। ये किसने चलाया था? ये चलाया था विजय जरदारी ने, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन GMOU की स्थापना कब की गई थी? GMOU इसकी स्थापना होती है 1941 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। इसकी स्थापना 1941 में कोट द्वार में इसे स्थापित किया जाता है, ठीक है। और KMOU जो कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन है, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ये काठ गोदाम में हुई थी, ठीक है। पौड़ी में वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पौड़ी के अंदर वुमेन फॉरेन सोसाइटी ये स्थापित की गई थी 1890 में। मिस मैसनल के द्वारा इसे यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी जनपद के साथ कब जोड़ा गया था? तो देवप्रयाग और पौड़ी के बीच में पुल कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 2001 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लैंसडाउन में अमन सभा का गठन कब किया गया था? तो लैंसडाउन में अमन सभा ये बनाई गई थी 1930 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस अमन सभा का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो लैंसडाउन छावनी है उसको आंदोलनों से बचाना, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना को ज़्यादा बड़ा रूप न लेने देना, ठीक है, वहां पर शांति बनाए रखना। और जो आंदोलन उस समय पूरे देश में चल रहे थे, राज्य में चल रहे थे 1930 में, उनका प्रभाव लैंसडाउन की छावनी पे ना पड़े, ये काम था अमन सभा का, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? उत्तराखंड के पहले सत्याग्रही थे जगनमोहन सिंह नेगी, ठीक है। जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगर पूछेगा पहली महिला सत्याग्रही कौन है, तो भागीरथी देवी पहली महिला सत्याग्रही हैं। लेकिन प्रथम पूछेगा तो जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। दोनों का संबंध कहां से था? तो इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से संबंधित था। एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए जो पहली बैठक होती है वो कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की पहली बैठक उत्तराखंड के अंदर 1940 में हुई और ये बैठक होती है डाडा मंडी में, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। भीम की मंगरी, भादों की मंगरी कहाँ स्थित है? तो ये जो जलधारा है, ठीक है, दो जलधारा है, भीम की मंगरी, भादों की मंगरी, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है।
गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? देखिए, जो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन है ये 1930 में हुआ था और यह राजनीतिक सम्मेलन आपके दुगड्डा में हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? 1930। और कहाँ पर हुआ? तो ये आपके दुगड्डा में हुआ, ठीक है, पूछा जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की बात यहाँ पर हो रही है। तो BEL आपके कोट द्वार में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर BHEL पूछा गया होता तो ये आपके हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है चित्रकार है, ठीक है। इनका जन्म लैंसीडाउन में हुआ था सन 1928 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि जो लखनऊ में है आर्ट कॉलेज, उसके प्राचार्य बनने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे, ना सिर्फ उत्तराखंड के। इनसे पहले अंग्रेज वहाँ पे प्राचार्य बनते थे। आर्ट कॉलेज के प्राचार्य बनने वाले, वहाँ आर्ट कॉलेज जो लखनऊ में है, पहले भारतीय कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट। इनका संबंध उत्तराखंड से है और 1928 में लैंसीडाउन में इनका जन्म हुआ था। कला के क्षेत्र के लिए, कला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले भी उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन हैं? रणवीर सिंह बिष्ट हैं। इनको 1991 में पद्मश्री दिया गया और कला के लिए उत्तराखंड से ये पहले व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड मिला। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी घसियारे और पहाड़ी शीत से बचने का सहारा। ये सारे चित्र किसके हैं? रणवीर सिंह बिष्ट के। निम्न में से पौड़ी जिले में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन है जो पौड़ी में नहीं है? कोठारी दून पौड़ी में है, चौखम दून पौड़ी में है, कोटा दून आपके नैनीताल में है, ठीक है। कोटा दून और पातली दून ये कहाँ है? ये आपके नैनीताल में है। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जिसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे कम रही है 2011 की जनगणना के अनुसार? सही आंसर है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। इसकी नेगेटिव में रही थी -1.41%। इसकी यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर थी जो पूरे जनपद के, पूरे राज्य के अंदर सबसे कम थी, ठीक है। दूसरी चीज, केवल 2 ही यहाँ पे ऐसे जनपद हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव में रही थी। एक आपका पौड़ी है -1.41 के साथ और एक आपका अल्मोड़ा है -1.28% के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके MCQ सीरीज का। आज हमने यहाँ पे जिला परिचय में पौड़ी जिले को कवर किया। इसमें हमने टोटल 68 क्वेश्चन को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने उत्तराखंड के पौड़ी से रिलेटेड जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको यहां पर कवर करने का प्रयास किया अतिरिक्त तथ्यों के साथ। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और इन 68 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।